नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बानी पीटीआई की जानिब से महमूद खान अचकज़ई साहब को दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए जो है अहम टास्क सौंपा गया है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब से मौलाना फजल रहमान साहब और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती तो तहरीक चलाएंगे, सड़कों पर आएंगे और उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की जानिब से महमूद खान अचकज़ई साहब को टास्क दिया गया है सियासी जमातों से कि वो मुलाकातें वगैरह करें। उसके अलावा अहम सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, तो क्या ये मुज़ाकरात जो हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? सियासी मुलाकातें तो भी नहीं हो रही जी। फिलहाल। उसमें जो एक सियासी मुलाकात हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की जो हुई है मौलाना साहब से जी। और फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फ़ाल हैं। देखना इसमें यह है कि इसमें जो मुस्लिम लीग नून का जो उनकी क्या सोच है, मुस्लिम लीग यानी मैं फिर वही बात बार बार दोहराता हूँ कि यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की क्या सोच है और उनके जो वज़रा हैं और उनकी जो कोर टीम है, क्या वो इस पूरे अरेंजमेंट या इस पूरी ये जो माशी प्लान है या जिस तरह से जो भी सारा सिलसिला है जी। क्या उससे वो मुतमईन है? यानी मैं बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की, हुकूमत उनकी है और अवाम में अगले इलेक्शंस में उन्होंने जाना है, उनकी जमात ने जाना है, उनके MNAs ने जाना है, साद रफ़ीक साहब ने जाना है, ख्वाजा आसिफ साहब ने जाना है, एहसन इकबाल साहब ने जाना है। क्या वो और बाकी उनके जो मुस्लिम लीग नून के जो शख्स रोहिल अजहर साहब हैं, जो बाकी लोग हैं सारे, क्या वो इस पूरी सूरत हाल, ये पूरा जो बजट है, क्या वो इसको डिफेंड कर पा रहे हैं या डिफेंड कर पाएंगे? अभी तक तो देखें ना, कल वज़ीर ख़जाना को हमने सुना जी। और वज़ीर ख़जाना जो है ज़ाहिर है कि 70 सालों का या 75 सालों का या जब से भी आप लगाएं तो सारा एक सिस्टम सत्यानाश से बेड़ा गर्क हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें करनी भी पड़ेंगी। लेकिन वो सर्जरी जो हैं वो अगर सर्जरी ऊपर से शुरू होती तो ज़्यादा अच्छा होता और सारे लोग इस पर यही बात कह रहे हैं कि आप एलीट क्लास को अगर उठा के उन पर कुल्हाड़ा चलाते तो ज़्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि आप आवाम के ऊपर जो है वो आपने और वो लोग जो बिल्कुल यानी पहले ही बेजार थे। अब ये उसमें एक बात ये भी आज कही गई कि जी वो उसमें 5 रुपये वापस और 10 रुपये वापस इस तरह करके भी शुरू करेंगे कि ज़्यादा डाल दी है, लेकिन बाद में उसने ज़िद की तो 5 रुपये वापस ले लिए, उसने बाला तो 5 रुपये। लेकिन वो मजमूई तौर पे जो एक बजट है और वो यानी अब आप ये सुनेंगे ना एक दो दिनों में उसने कहा तो उसके कहने पे 5 रुपये कम, उसके कहने पे 10 रुपये कम, इस तरह करके 2 रुपये इधर उधर तो वो करके। लेकिन जो एक खाका है वो एक ऐसा है जिसमें अवाम कुचले गए और वो उस वक्त तक, क्योंकि आपने एलीट को तो पकड़ा ही नहीं इसमें। और दूसरी बात ये कि इतने टैक्सेस जो हैं वो लोग ये होता है ना, पाकिस्तान का हर शख्स टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तो है ना जी। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स तो हर चीज़ पे है। इनडायरेक्ट टैक्स तो आप अगर एक पानी की बोतल लेने जाएं तो उसके ऊपर भी टैक्स है, आप एक दवाई लेने जाएं तो उस पर भी तो टैक्स है ना। वो तो हर चीज़ आप यानी जो बिजली का बिल है उस पर आप ज़रा नीचे टैक्स पड़ना शुरू करें, PTV का बिल भी है उसमें ये भी है, ये टैक्स वो टैक्स फलां टैक्स उसमें। तो बात ये सारी कि वो तो सारे टैक्स पहले ही लोग दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब आपने उनके ऊपर और टैक्स डाल दिए और तो वो ये जो है ये वो खुश। और आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास का एक वोट बैंक इस मुल्क में या जो यानी हर मुल्क में, पाकिस्तान में एक क्लास बहुत ज़्यादा जिनमें शऊर आया है वो एंटी एलीट क्लास है। एंटी एलीट यानी लोग इसको, आम लोग जो हैं वो बिल्कुल उनके अंदर एक तरह से एक नफ़रत का सा एहसास है कि यार ये एक मिनट ठहरो, मेरे पास तो ये चीज़ नहीं, इसके पास ये क्यों है। तो उसके और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो बहुत ही शिद्दत के साथ है। अब जो हर कोई बंदा बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे बजट में आपने
इतने लोगों से टैक्स ले रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो अस्पतालों में जाते हैं सरकारी, या ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, हर टीवी पे हर जगह हर डिस्कशन यही हो रहा है कि भाई हर चीज़ जो प्राइवेट लोगों ने देनी है तो फिर टैक्स क्यों दें, और वो पैसा कहाँ जाता है सारा का सारा इतने सालों का। तो क्या नवाज शरीफ साहब इस पर खुश हैं इस बजट पे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगर खुश हैं, मतलब मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार कि नवाज शरीफ साहब इससे खुश हों कि ये उनकी हुकूमत का एक बजट, ऐसा बजट आया है जिसका उनके लोगों को ही नहीं पता, या उनसे भी मतलब इस पूरी पिक्चर में नवाज शरीफ साहब का एक अपना है ना कि हम एक तरक्की, एक मतलब इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब का क्या ये बजट है? क्या ये ख्वाजा आसिफ साहब का बजट है? क्या ये एहसन इकबाल साहब का बजट है? ये किसका बजट है? इसकी कोई ओनरशिप लेगा ना आके? इस बजट की तो कोई ओनरशिप नहीं ले रहा कि ये बजट जो है ये मतलब ये किसका बजट है भाई। दूसरी बात ये है कि ये तमाम जो दूसरा जो एक मामला हुआ है इस अरेंजमेंट में, जिसको मैं अरेंजमेंट कहता हूँ ना, अरेंजमेंट ये है ना, तुम ये ले लो, तुम ये चलो ये बन जाओ, तुम ये इस तरह नहीं होता। और ये जो सियासतदान हैं वो इस बात को समझते हैं अच्छी तरह कि हमने आगे भी लोगों में जाना है। तो अच्छा, फिर बिलावल, क्या बिलावल जो हैं वो इससे मुतमईन है? आखिरी जो एक बात आई थी कि उन्होंने अपने वज़रा से कहा था कि आप अपनी कारकर्दगी सिंध में ठीक करें, तो क्या वो बिलावल, उन्होंने सियासत करनी है ना आगे, जरदारी साहब तो ठीक है सदर बन गए दोबारा, बिलावल जो हैं क्या वो मुतमईन है इससे कि जो बजट आया है, क्योंकि इसके ऊपर आगे ये तो भी तय हो जाएगा ना। एक आम इम्प्रेशन ये है, एक आम तासुर लोगों में यही है कि बजट के ऊपर सब जो है ना वो अपने अपने पाव गोश्त के लिए जो है ना सबको, क्या बिलावल ऐसा करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी तो बजट नहीं होगा, बजट अप्रूव करवाना ज़रूरी है, लेकिन इसकी ओनरशिप इस बजट की, मेरी बात हुई मुस्लिम लीग नून के लोगों से, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। तो ये कैसे, फिर क्यों ये इस तरह की एक हुकूमत या अरेंजमेंट कैसे बना जिसमें उनको पता ही नहीं है? तो इसलिए जो है ना, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इसकी ये जो है ना, ये इसको सिस्टम को अब कुछ ज़्यादा ख़ास धक्का देने की ज़रूरत भी नहीं है। ये खुद ही जो है ना, ये खुद ही अपने आप ही ये बस ऐसे ही है, हवा के सवाओं के सहारे खड़ा हुआ है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ तो बहुत मुख्तलिफ। देखें अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, मैं उनको सुन रहा था हामिद मीर साहब के साथ का, तो और इससे पहले भी मस्जिद जंगी, तो अचकज़ई साहब उन लोगों में से हैं जिनको जो मतलब जिनसे बड़ी कम मुलाकातें नहीं हैं, लेकिन मैं जब अचकज़ई साहब को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ शुक्र है खुदा का ऐसे लोग मौजूद हैं अभी, जिनके बारे में शेख रशीद कहते थे कि गेट नंबर 4, अगर कोई सियासतदान गेट नंबर 4 का नहीं है तो वो अचकज़ई साहब का, यानी ये अचकज़ई साहब जो हैं, इनके जो वालिद हैं और ये ख़ुद भी एक बड़े मतलब अक्रॉस द बोर्ड इनकी एक बड़ी जो है बहुत अल्लाह ताला खैरियत से रखे। अच्छा, तो बात ये अचकज़ई साहब जो बात कह रहे हैं, वो अचकज़ई साहब इस जिस अपनी सियासत या अपने एक बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग मैं बिल्कुल उनकी उम्र के हवाले से नहीं कह रहा, वो जब आज से 40 साल पहले भी वो बुज़ुर्ग ही होंगे, उनके जैसे ख्यालात हैं। तो वो जो बात कह रहे हैं कि देखें इसमें यहाँ पर डायलॉग और मुज़ाकरात और ये सारी बातें, ये तो अपनी जगह हैं, एक मुल्क है ना, एक रियासत है, उस रियासत को आप कितना उसमें से वो जैसे होता है ना कि वो जो ब्लड बैंक्स के बाहर बैठे होते हैं ना चर्सी मवाली, तो वो खून बेच रहे होते हैं अपना, तो वो खून बेच रहे होते हैं, और वो जो है वो उनका खून अगर आप कभी वो डोनेट करें तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते, वो बिल्कुल प्लाज्मा सा रह जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन होती नहीं। तो जब आप उसकी बॉटल देखते हैं तो वो पूरा प्लाज्मा यानी पीले रंग का प्लाज्मा होता है, उनमें हीमोग्लोबिन ही नहीं होती, और बेचते रहते हैं, और वो उसके बाद हीरोइनची होते हैं। तो बात यह है कि अब इतना इन्होंने निचोड़ लिया है रियासत को, इस एलीट ने, कि वो अब कर्जा लेके सूद वापस होगा, कर्जा अपनी जगह, उसका फिर सूद बढ़ जाएगा, अच्छा वो सूद भी शायद नहीं होता रहा। तो एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं आके कि वो उसमें अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये क्या होता है। लेकिन बात वही है कि क्या इसको आप छोड़ दें, पीटीआई क्या कह रही है, फलां क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है, ये एक सवाल। और नवाज शरीफ साहब कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिलसिले को, जहाँ पर बहुत सारे उनके जो है ना मतलब डिफेंड करना मुश्किल है। मेरी बात हुई है मुस्लिम लीग नून के ज़ुमा से, तो प्राइवेटली वो
मतलब इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते ना सवाई इसके कि इनके दौर में भी ये होता था तो ये दौर में भी ये होता था। नहीं, ऐसे नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। जिसके दौर में जो होता था ये यहाँ पर तो। और फिर दूसरी जो मैं बात बता रहा हूँ ना, वो एक और चीज़ बड़ी एक्सपोज हुई है, क्योंकि बड़े, और आप यकीन करें कि मैं इस पर कन्विंस था बहुत ज़्यादा कि इन शख्सियात की वजह से बाहर के मुल्क, कई मुल्क, क्योंकि ज़ाती मरासिम है, तो वो आके फौरी तौर पे जो है ना इन्वेस्टमेंट्स और ये और वो सारा शुरू होगा। लेकिन वो सारा नहीं हुआ। सारा अल्टीमेटली जो है वो IMF, मतलब इसाक डार साहब शुक्र कर रहे होंगे कि खुदा का कि मैं इस वक्त इसमें, मैं कम से कम सामने नहीं हूँ भाई इस वक्त, मेरे बगैर भी देखा। वो कहते हैं तेरी याद आई जाने के बाद मुझे याद कर रहे हो ना, मतलब इस तरह की सूरत हाल बनी कि मैं कम से कम मौजूद तो होता था ना अच्छा बुरा सुनने के लिए। तो ये अब देखते हैं कि ये आगे मामलात, मुज़ाकरात तो होनी चाहिए, ज़ाहिर है उसके, वो अलग है इशू। लेकिन ये कि पब्लिक के साथ भी तो किसी ने मुज़ाकरात करने हैं ना, पब्लिक भी तो इस रियासत में इत्तेफाक से, अवाम भी इसमें तो स्टेक होल्डर है ना, तो उनसे भी तो कुछ, उनका भी तो कोई नुमाइंदे होने चाहिए ना। बाकी तो मतलब उनका तो, उनके बिहाफ पे तो कोई बात करे ना। तो ये अब देखना है कि ये बजट तो अप्रूव हो जाएगा, इसमें कट वगैरह लगे, लेकिन एक अदम इस्तेकाम सा जो है ना वो मुसलसल अभी है और वो जारी रहेगा जब तक ये कुछ चीज़ों में क्लियरिटी नहीं आती। दूसरी बात जो है वो ये है कि सफारती महाज पे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़े फ़ैसले करने हैं ना, बड़े अहम फ़ैसले और बड़े पावरफुल फ़ैसले। और ब्रिक्स के बारे में क्या फ़ैसला करना है इस साल पाकिस्तान ने, SCO की समिट हो रही है अगले महीने, और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन उसमें जो सबसे एक तो गज़ा के हवाले से भी मैं बात करता हूँ, लेकिन ज़रा G7 को देख लें कि वहाँ G7 में क्या हुआ है। ये G7 तमाम G7 से मुख्तलिफ है, जो मैंने कल भी बात की थी ना, कि वहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडन है, उनका इलेक्शन होना है, मैक्रो है, उनका इलेक्शन होना है, ऋषि सुनाक उनका इलेक्शन होना है। मतलब सब ही जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। और ज़ेलेंस्की जो हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, उनको $50 बिलियन देने का फ़ैसला हो गया है। लेकिन ये वो 50 बिलियन है जो कि 323 बिलियन डॉलर जो फ्रीज़ हुए थे यूरोप में रशिया के, उनमें से कहा गया है कि आपको हम, एक लंबा प्रोसेस है, और इसको प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि ये एक चोरी है, हमारा पैसा चुराया गया। अब ये जब वहाँ पर मौजूद थे और सारे G7, तो 3-4 वहाँ पे बातें हो रही। एक तो वहाँ पे ये हुआ कि जी यूक्रेन के हवाले से मुकम्मल सपोर्ट रहे, क्योंकि ट्रंप आने के बाद जो है वो क्या, मतलब ट्रंप ने तो कहा था पैसे दो, ठीक है ना, पैसे दो, और ये उसके बाद जो है वो, मतलब बहुत प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है ख्यालात हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। लेकिन इशू ये है कि जो दो बातें प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इसी दौरान आ गई रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से। एक तो यह है कि उन्होंने पेश कर दिया अमन मुआहदा कि भाई मैं यहाँ पे यूक्रेन की जंग फौरी तौर पे सीज़ फायर करने के लिए तैयार हूँ, फौरी तौर पे यूक्रेन की जंग बंद करने को तैयार हूँ। 3-4 कंडीशन हैं। पहले तो ये कि डी मिलिटराइजेशन और डी नाजिफिकेशन जो लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा एक तो ये, अच्छा डी नाजिफिकेशन का मतलब होता है ज़ेलेंस्की आगे पीछे या तरतीब। दूसरा ये कि नेटो में कभी यकीन दहानी करवाई जाए कि कभी यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। तीसरी जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो कि उनकी तरफ से आई, उन्होंने कहा देखें मैं तो पीस की बात कर रहा हूँ, और पीस जो है और वो ये है, ये तकरीबन वैसी ही बात है जो कि चाइना की तरफ से आई थी कि जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। और तो उन्होंने कहा 4 जो इलाके हैं उनको, जो यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो ये दोनस्टैक, ज़ेपोरिजिया, केरसा और लुहांसिक, तो ये जो 4 इलाके हैं जहाँ पर रशिया ऑलरेडी मौजूद है, इन 4 इलाकों को तस्लीम कर लिया जाए कि ये 4 इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे वो इलाके हैं जहाँ पे रेफरेंडम्स हुए थे पहले और ये सारा हुआ था, तो इन 4 इलाकों को तस्लीम कर लिया जाए, दुनिया तस्लीम कर ले, हम उसके बाद जो है और नेटो में कोई ना जाए, और हाँ, और रशिया के सारे जो फंड्स हैं वो वापस किए जाएँ और पाबंदियाँ हटाई जाएँ, तो हम जंगबंदी को तैयार हैं। इसको फौरी तौर पर यूक्रेन ने मुस्तरद कर दिया। अच्छा, अब एक तो ये ऐलान हुआ, दूसरा जो ऐलान हुआ वो हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रो ने, देखिए 5 जून को ये हुआ है कि जो गैलेंट हैं, यानी जो कि इसराइल के वज़ीर दिफा,
इसराइल के वज़ीर दिफा जो हैं वो F-15 तैयारे में बैठे और उन्होंने कहा ज़रा मुझे सैर तो कराओ, ये मैं गज़ा के ऊपर ज़रा घूम घाम के आता हूँ। तो वो F-15 पे बैठ के वो गज़ा का उन्होंने एक जायज़ा लिया और उसके बाद वो शुमाली इसराइल की तरफ गए और शुमाली इसराइल पे उन्होंने, वहाँ पर लड़ाई हो रही है इसराइल फ़ौज की और हमास की, और सॉरी हिजबुल्लाह की, तो वहाँ पर वो आग लगी हुई थी और लड़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने शाबाश दी, ये प्रॉपर वाक़या है, उन्होंने शाबाश दी अपने इसराइल की फ़ौज को कि तुमने ये बॉर्डर के ऊपर ऐसी तैसी फेरी हुई है हिजबुल्लाह की और लगे रहो। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि ये जो आग लगी हुई है और ये तबाही फिरी हुई है ये हिजबुल्लाह की साइड पे नहीं है बल्कि इसराइल की साइड पे है, और ये जहाँ पे आयरन डोम की फैक्ट्री थी उसको हिट किया है हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने। तो ये एक बड़ी अजीब, उसके बाद ये हुआ कि वापस आके फिर इन्होंने हिट किया इसराइल की फ़ौज ने वो हिजबुल्लाह के जो रहनुमा, कल भी हमने बात की थी, उनको निशाना बनाया। उसके बाद उन्होंने 250-300 मिज़ाइल फायर कर दिए और आज भी मिज़ाइलों की बारिश। अब ये सूरत हाल बन गई कि ये हिजबुल्लाह के साथ मामला ख़राब। वहाँ G7 में मैक्रोन जो हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम तक जो जैसे बरतानिया बहुत जगहों पे रहा दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे तक बरसग़ीर समेत, इसी तरह फ्रांस भी लेवांत के या लेबनान के इलाकों में रहा। तो दूसरी जंग अज़ीम में जब ये सारे यूरोप थक हार के, उधर हिटलर को भी कूटा, ख़ुद भी ऐसी तैसी फिर गई क्योंकि बिल्कुल मईशतें सबकी तबाह हो गई थी, तो इन्होंने भी दुनिया से निकलना शुरू किया। तो ये यहाँ से लेकिन अच्छे नोट पे गए। मैं हमेशा बात करता हूँ फ्रांस अच्छे नोट पे गया लेबनान से, जिसकी वजह से उनकी साथ, तो वहाँ प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम अमेरिकन्स, हम बात हो गई अमेरिकन्स के साथ और हिजबुल्लाह के साथ, सॉरी इसराइल के साथ, और वहाँ पर लेबनान, इसराइल, अमेरिका, फ्रांस एक ट्राइलेटरल से, और इसमें ट्राइलेटरल एक समिट बुला के और इसको हम मज़ीद फैलने से रोकेंगे और ट्राइलेटरल समिट होगी। इसराइल ने कहा हम तो नहीं बैठेंगे और हम तो हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट खोलेंगे। तो वो यानी अब आप ये समझें कि ये जंग एक, मतलब इसमें मेरे ख्याल से अमेरिका और G7 और यूरोप अब किसी और तरफ जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि वो जो है अब ये मामलात एक ऐसी जगह चले गए हैं, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और ये सारे मामलात। अब G7 को, यानी मैक्रोन जो हैं, उन्होंने एक अपनी तरफ से कहा कि भाई इसको हम रोक रहे हैं, और फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है ये डी एस्केलेट करने में। फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी रही। कई दफ़ा वो मैक्रोन आए हैं, उनके लोग, मतलब वो इसको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो नेतन्याहू हम तो करेंगे, चलें जी। अच्छा, तो तीसरी जो बात दरमियान में हुई है, जो कि ख़बर आई इधर से ही प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, वो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ख़बर ये आई जनाब कि ये जो है प्रेसिडेंट पुतिन अगले हफ्ता, अच्छा अगला हफ्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे G7 ख़त्म होती है तो स्विट्ज़रलैंड में समिट हो जाएगी शुरू, यूक्रेन पीस समिट। अब यूक्रेन की जो पीस समिट है, ये ज़हन में रखें कि यूक्रेन की जो, देखें ये G7 का इजलास था जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर काफ़ी मुल्कों के गए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ पे थे, जिनको बुलाया हुआ था। लेकिन जो यूक्रेन की समिट हो रही है वो कोई G7 या G20 नहीं है, वो एक ऐसी समिट हो रही है जो रशिया के खिलाफ है। यूक्रेन बुला रहा है ना, तो ये रशिया के खिलाफ है, रशिया तो उसमें नहीं है ना। अच्छा, अब उसमें जो ममालिक जा रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के जाएं। जैसे अच्छा, चाइना भी नहीं जा रहा, सऊदी अरेबिया भी नहीं जा रहा, MBS भी गालिबन नहीं जा रहे, शायद उनका कोई डेलीगेशन है, पाकिस्तान भी नहीं जा रहा। अभी तक जो मेरी इतलात है, पाकिस्तान का कोई शायद डेलीगेशन किसी लेवल पे चला जाए, मेरा ख्याल है कि शायद नुमाइंदगी भी ना हो। चाइना भी नहीं जा रहा, रशिया भी नहीं जा रहा। किसी जंग के, किसी मामलात के जब मुज़ाकरात होते हैं, उसको सीज़ फायर या पीस की तरफ, तो दोनों फरीकैन होते हैं ना, एक फरीक तो नहीं करेगा। मतलब अभी ये जो पीस जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो इसराइल भी आता है उधर से, मतलब मीडिएटर्स दोनों साइड्स बुलाते हैं ना। अब रशिया भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, तो मुज़ाकरात किसके हो रहे हैं?
तो बात ये सारी, लेकिन ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि दुनिया उनको नज़र आए कि भाई वो लोग बहुत सारे पहुंचेंगे भाई रशिया, लेकिन आइसोलेट तो नहीं हुआ ना, आइसोलेशन में तो नहीं गया, बल्कि एक नया, इसमें से एक नया, वो कहते हैं ना, नया कट्टा खुल गया इसमें। वो ये हुआ है, ये कट्टा खैर कोई कई सालों से, कई दहाइयों से खुला हुआ है, मगर उसने एक नया रंग ले लिया अभी दरमियान में। और वो ये हुआ है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अगले हफ्ते या अगले चंद दिनों में, अभी फौरन आगे पीछे, वो शुमाली कोरिया जा रहे हैं, शुमाली कोरिया, ठीक है। और शुमाली कोरिया में 40 साल जो किम जोंग यून है वो उनके साथ मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल एक हफ्ते का दौरा किया था उन्होंने, जो बिल्कुल ईस्टर्न रशिया है। एक हफ्ते वो ट्रेन में जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो उनकी फैक्ट्रीज का दौरा कर रहे हैं। वो पूरा जो है पिछले साल उनका एक ज़बरदस्त किस्म का एक हफ्ते तवील दौरा था, ठीक है, ट्रेन और बाय रोड। और वो पूरा जनाब, लोगों को याद होगा पिछले साल वो जनाब पूरा एक हफ्ता पहले प्राइवेट वो आर्मर ट्रेन में गए थे, फिर उसके बाद वो ऊपर वो बिल्कुल खासा में गए थे, ये समिट हुई थी, फिर वो आइलैंड में लैंड हुए थे, फिर ये व्लादिवोस्तोक तक पहुँचे थे, जो बिल्कुल एक फार ईस्ट कोना है रशिया का। अच्छा, रशिया जो है, चूँकि सोवियत यूनियन था पहले, शुमाली कोरिया जो है उसको बनाने वाला रशिया है। यानी रशिया जो है उसने शुमाली कोरिया बना ही रशिया की वजह से है। अगर आप चले जाएं ना, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया दो हिस्सों, मतलब अगर उस ज़माने के अखबार देखें तो वहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग है ये। अगर मैं देखूँ ना, तो ये मिसाल के तौर पे जैसे LA टाइम्स, रेड्स इन्वेडिंग कोरिया, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे चढ़ाई की, यानी नॉर्थ कोरिया तो नहीं, एक ही कोरिया था, उधर अपर साइड पे जो है वो जाहिर है कि सोवियत थे और नीचे हमें, अब वो रेड्स का नाम दिया था, रेड्स यानी सुर्ख। हमारे यहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुर्खे, ये जो था ना। अच्छा, उस सुर्खे इसलिए इस्तेमाल हो रहा था लफ्ज़ कि चाइना भी साथ था, चाइना ने, इन्होंने चढ़ाई कर दी कोरिया पे। अच्छा, उसके बाद आप ज़रा इनके अगर उस ज़माने के अखबार देखें ना, बड़े मज़ेदार है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑथोराइजेज यूज़ ऑफ ग्राउंड ट्रूप्स इन कोरिया, यानी उस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जनाब ये इजाज़त है आपको, आप जो है ना फौरी तौर पे, ट्रूमैन ने कहा कि ये जो है ना मतलब कूद जाओ, ठीक है, ग्राउंड ट्रूप्स कूद जाएं इसमें। अच्छा, उसके बाद जनाब ये आप देखें, नॉर्थ कोरियंस, न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून, नॉर्थ कोरियंस इन्वेड साउथ कोरिया 20 माइल्स सियोल से, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर्स अ सीज फायर, लेकिन जनाब नहीं हो सकी सीज फायर, और ये जंग जो है ये फटा बढ़ता गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बयान आ गया दरमियान में, वो बड़े खौफनाक बयान था ये। अगर उस ज़माने का अखबार है डेमोक्रेट, रशिया हैज़ एटॉमिक बॉम्ब, और मतलब एक होता है ना एक शदीद कशीदगी, रशिया हैज़ एटॉमिक बॉम्ब, ये हेडलाइन है उस ज़माने के अखबारों की। और US लर्न्स ऑफ रीसेंट एक्सप्लोजन, कहीं रशिया ने न्यूक्लियर टेस्ट वेस्ट किया होगा अंदर, वो इन्होंने कहा कि जनाब ये न्यूक्लियर जंग छिड़ने वाली है, और ये वो सारा जैसे होता है ना। और फिर उसके बाद ये 3 साल के बाद ये जंग ख़त्म हुई, वॉर इज़ ओवर। तो वॉर इज़ ओवर जब हुआ ना, तो ये वॉर ओवर नहीं हुई, बल्कि स्टेलमेट पे ख़त्म हुई। स्टेलमेट पे ख़त्म इस तरह से हुई कि वो जो है वो अच्छा, UN रेड्स, यानी वो रेड्स नीचे अगर आप देखें ना हिस्ट्री, वो लफ्ज़ नज़र आ रहा है आपको नीचे, वो रेड्स ही, मतलब रेड ही है उसमें, मतलब उसको वो सुर, क्योंकि चाइना भी साथ। तो अच्छा, तो अब ये हुआ कि वो स्टेलमेट पे ख़त्म हुई। तो जो स्टेलमेट पे जंगें ख़त्म होती हैं वो कभी हल नहीं होती, वो इश्यूज़ कभी हल नहीं होते, क्योंकि वो जो जहाँ जैसे मिसाल के मतलब वो आप समझ लेना कि एक वो जो पैरेलल 38 बन गई बीच में, एक लंबी सी लकीर है जिस डीमिलिटराइज जोन है बीच में, जनाब इधर से उधर क्रॉस करके जाएं, और वो फ़ौजें यहाँ तक जा सकती हैं, सिविलियन यहाँ से जा सकते हैं, खड़े हैं आमने सामने दो। तो वो एक दरमियान में जो है वो
वो एक लाइन बन गई, अब उसको सीज फायर कहा जाए या उसको जो भी नाम दें आप, लेकिन वो ये कि वो हल नहीं हुआ मसला, कोरिया का हल नहीं हुआ। जंगें बाज हल नहीं होती। जैसे कश्मीर का मसला, आपका क्या ख्याल है, कश्मीर की जंग खत्म हो गई है? नहीं, कश्मीर की जंग आज भी जारी है, सीज फायर है। या आप समझ लें कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC। अब लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है ना, तो LOC के ऊपर जो है वो एक मतलब हालत जंग है, मतलब रुकी हुई है लेकिन जंग। अगर मैं ये कहूं कि जी क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग खत्म हो गई है, तो जंग खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के इशू पे जंग है, और एक जगह पे जाके एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि बॉर्डर नहीं है, ठीक है ना, हमारा बाकी तो बॉर्डर है ना इंडिया के साथ, लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो जंग जारी है। इधर भी फौजें खड़ी हैं, उधर भी फौजें खड़ी हैं। अचानक आपको तो गोलाबारी हो गई, उधर से फायर हो गया, इधर से फायर हो गया, ठीक है। तो वो ये सेटल नहीं हुआ इशू, कश्मीर का इशू सेटल नहीं है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट इसी तरह से चाइना और इंडिया के दरमियान जो है वो आप उसको आगे कर लें, पीछे कर लें, तलखियां राउंड्स कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो एक कांस्टेंट, क्योंकि बॉर्डर इशू है तो वो जंग अपनी जगह मौजूद है। यूक्रेन रशिया अपनी जगह रुक जाएंगे मगर जंग है, तो वो सीजफायर हो जाएगा, माहिदे हो जाएंगे, लेकिन इनका जगह अपनी ज़मीन 1 इंच छोड़ना भी किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन, 1 इंच। अभी इतना सारा जो इलाका निकल गया है, इंडिया का इलाका बहुत सारा निकल गया हाथ से ना, देखें ना। अब ये इसको, और कभी इम्कान आते हैं आने वाले दिनों में अगर इंडिया और चाइना के दरमियान मामला दुरुस्त ना हुए, जिसकी वजह से मुझे डर इस बात का है कि जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से जो बयानात आते हैं इंडिया की तरफ से, शुरू से ही जो आने शुरू हैं, जो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भेजी, उधर से मुबारकबाद जवाब आ गया, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी जवाब आ गया, लेकिन जो ये वो 98-99 वाला की दुनिया नहीं है, और ना ये वो दुनिया है जो मोदी यहाँ से जो मर्जी हो उनका उन्होंने एक इशू के ऊपर इलेक्शन की पोजीशनिंग है। अब देखें जो मर्जी कहें, मैं जो इंडिया बहुत सारे मामलात में बहुत आगे है उनसे, बहुत ज़्यादा। उनका जो पॉलिटिकल है ना, मतलब उनका जो पॉलिटिकल, उनकी जो एक थिंकिंग है ना, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं या बीजेपी RSS, आप हज़ार इख्तलाफ करें, उनका एक जहन है, वो मतलब आप इख्तलाफ करते रहें, बुरा भला कहते रहें, उनका एक जहन है कि हम हिंदुत्व रियासत चाहते हैं भाई यहाँ पे, और मुसलमानों के बारे में और ये ख्याल है, दलितों के बारे में ये ख्याल है। ये नहीं है जो आपके बना हुआ है ना, कि बीजेपी से उठ के आदमी कांग्रेस में छलांग मार के चला गया, कांग्रेस से उठ के उधर चला गया, उधर से उठ के उधर दाखिल हो गया, बीजेपी फिर पैट्रियट ग्रुप। ऐसा नहीं है। प्रॉपर नजरियाती राइट विंग या फार राइट की एक बिल्कुल एक्सट्रीम पे एक जमात है जो कि RSS या जो भी उसको कहा जाए। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ पाक इंडिया वो इशू नहीं है, पाक इंडिया इशू है ही नहीं। इशू ये है कि वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत बनी है जो कि जिनके, यानी आप समझ लेना कि मिसाल के तौर पे आप कहें जी इटली और उसके किसी नेबर, लेकिन इटली में अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो फार राइट होती है और उसके साथ वाले मुल्क में बिल्कुल लेफ्ट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट आ जाती है, तो एक ताल्लुकात उनके पॉलिसियाँ चेंज हो जाएंगी फौरी तौर पर कि ये तो बिल्कुल लेफ्ट है, ये तो बिल्कुल लिबरल्स हैं, ये बिल्कुल फार राइट के लोग हैं, तो एक बॉर्डर के इश्यूज, बाकी इश्यूज फौरन हर जगह दुनिया में खड़े होने शुरू हो जाएंगे। अब इशू ये है कि इस वजह से मैं ये बात कहता हूँ कि ये खदशा है कि ये तलखी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अच्छा, अब पाकिस्तान, लेकिन जो यूक्रेन समिट कॉन्फ्रेंस है वो रशिया के अगेंस्ट है, रशिया चाइना के साथ है ब्रिक्स में। तो इतलात ये आ रही हैं कि इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं जा रहे। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये फैसला किया है कि वो भी यूक्रेन समिट में नहीं जाएंगे, बल्कि अपना एक डेलीगेशन भेजेंगे, जिसके ऊपर जो है वो ज़ेलेंस्की और मगरिब के मुल्क ये कह रहे हैं कि भाई एक मिनट है जो ये आप। अच्छा, फिर उसके बाद जो ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स में मैं एक जुमला, ब्रिक्स का जो एलामिया है, अभी ब्रिक्स का इजलास हुआ है ना वज़ीर ख़ारजा का, तो इंडिया भी मौजूद था ब्रिक्स में, जिसमें साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया, सारे मुल्क और प्लस जो मेहमान मुल्क आए हुए थे सारे, उन्होंने एलामिया के अंदर मतलब बस गालियां देना रह गया था। जो कोसा है उन्होंने इसराइल को, और जो इसराइल की मजम्मत की है, इंडिया के भी साइन है उस पर।
मसला ये है कि जो बाज़ जगहों पे वो कहते हैं ना, देखिए ना पाकिस्तानी तो पोजीशन बड़ी, पाकिस्तान अगर नहीं जाता वहाँ पे उसकी तो पाकिस्तान की पोजीशन है कि भाई ये जो इशू है इस पे हम चाइना के साथ, मतलब पाकिस्तान कई जगहों पे बड़ी सीधी पोजीशन ली हुई है। इंडिया फंसे इसलिए गया है कि ब्रिक्स में उसने उन्हें गालियाँ दी हैं और इसराइल ये कह रहा है कि 1 मिनट ठहर जाओ, ये थोड़े दिन पहले तो हमारे पास चक्कर मार के गए थे, मैं असला पहुँचा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, ये हमें जो गालियाँ पड़ी है ब्रिक्स में, ये रशिया और चाइना, तो इसमें बाकी तो समझ में आता है हमें कि जो ब्राज़ील के भी साइन है, इसके भी साइन है, ये इंडिया ने भी साइन कर दिए हैं, तो इंडिया ने भी कर दिए, कोई उधर उन्होंने कहा तो उधर कोई वीटो वो नहीं होता, बाइकआउट एब्सटेन, उन्होंने भी एलामिया जारी हुआ, इंडिया भी उसमें, उन्होंने कहा अच्छा। तो ये अब मसला है कि उधर यूक्रेन में जाएं या ना जाएं, अगर जाते हैं तो रशिया के अगेंस्ट होता है, नहीं जाते तो फिर उधर यूरोप और अमेरिका बहादुर और नेटो और G7 और ये सारा, तो गालिबन अब ये फैसला हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ना जाए। तो जेलेंस्की ने उनसे कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, कि मेरे भाई मेरे दोस्त तो साथ खड़ा है ना मगरब के, या नहीं खड़ा तू भी? उन्होंने कहा ऐसा है कि मेरा छोटा भाई आ जाएगा, मैं वहाँ पे ही जा रहा हूँ इंडिया, क्योंकि ये कि ना ये डिप्लोमेसी बड़ी अजीब हो गई है इस वक्त। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।